आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ मामा के लड़के की शादी में जा रहा है और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया, आज तो बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है। यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो हम दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है और देखता है कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया। पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहां से भर कर ला देता हूँ। आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है
तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वह एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहां कोई घर या लोग हैं। तभी रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहां सड़क है, वहां से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको! वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सबकी तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ।
असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी, तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता, बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। मौत हमेशा दबे पांव आती है, लेकिन जो किस्मत वाले होते हैं, मौत उन्हें बचने का एक मौका भी देती है, बशर्ते आप उस मौके को कैश करना जानते हो। वैभव और अनीता को भी यह मौका मिला था, जब वो आधी रात में प्यार और मस्ती के 2 पल ढूंढने के लिए दबे पांव अपने घर से बाहर निकले थे। वैभव, जाने क्यों मुझे आज ऐसे बाहर जाते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज क्या हुआ? पता नहीं, मगर आज तक मुझे ऐसा भी तो नहीं लगा जैसा ऐसा आज लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गाड़ी में बैठो। वैभव, वैभव, बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया है। सो व्हाट? तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। एक तो मेरा मन बाहर जाने को नहीं मान रहा, ऊपर से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मेरी मानो वापस अंदर चलते हैं। 2 महीने बाद हमें बाहर जाने का ये मौका मिला है अनीता, और तुम इसे वेस्ट करना चाहती हो। प्लीज सिट, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वैभव, कार भी पंक्चर है। वो गॉड, अब तुम प्लीज फिर से अंदर जाने के लिए मत कहना। हम घूमने जाएंगे तो जाएंगे, मैं टायर बदलता हूँ। वैभव और अनीता के सामने एक के बाद एक कई चीजें हो रही थी जो उन्हें घर से बाहर जाने से रोक रही थी, मगर वैभव की जिद के आगे हर चीज को झुकना पड़ा। झुकना पड़ा अनीता की सिक्स्थ सेंस को, झुकना पड़ा काली बिल्ली के रास्ते काटने को, और झुकना पड़ा कार के पंचर टायर को, क्योंकि मौत की होनी जीत रही थी। वैभव, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। होने दो, उसे बचाने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। कितने सेंसिटिव हो गए हो तुम वैभव। गाड़ी रोको। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और आगे कितना अंधेरा है। कहीं मैं वैभव के अगेंस्ट जाकर कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रही। कुछ मिला? हम आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करने घर से निकले हैं अन्नू, वही करते हैं। मैं कमरा बुक करके आता हूं। क्या हुआ? कमरा मिला?
आज किस्मत ही खराब है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। वैभव, उस लड़की की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्नू। तुमने गाड़ी से उतरकर देखा था ना पीछे, कुछ मिला तुम्हें? मान लिया कोई एक्सीडेंट हुआ भी होगा, तुम मरने दो ना यार, जो मर रहा है हमें क्या लेना देना। मुझे प्यास लगी है, बॉटल पीछे रखिए, दे दो प्लीज। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं हजारों विक्टिम में से एक हूँ जो सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं जिनकी समय पर कोई मदद नहीं करता। लोग हम जैसों की फिक्र नहीं करते, और अब चुड़ैल बनने के बाद मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करती, सबको मार डालती हूँ। तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया। क्यों मारा? वो तो तुम्हारे लिए रुकी थी वहाँ। रुकना अलग बात है, पूरे मन से मदद के लिए आखिरी छोर तक पहुँचना अलग बात है। तुम्हारी बीवी अगर 4 कदम और आगे आ जाती तो मैं तुम्हें मारने नहीं इतने कदम चल कर आती। ये क्या कर रही हो तुम? रोको इस कार को, रोको। घर से जब चले थे मौत तुम्हें रोक रही थी, तुम ही नहीं रुके, अब ये कार भी नहीं रुकेगी। तुम्हारी गिनती भी मेरी मौत के जैसे सड़क हादसे का भेंट चढ़ेगी। जिंदगी में कभी भी इतना स्वार्थी नहीं होना कि आपकी खुशी के आगे इंसानी जिंदगी के कोई मायने ना रहे, और इतना जिद्दी भी नहीं होना कि कोई काम ना करने के 1 नहीं 2 नहीं 3 संकेत मिलने के बाद भी वही काम करना जो मन में है। वरना मौत का क्या है, वो लापरवाह लोगों को झपटने के लिए उनके साथ ही चलती है। पागल खाने में एक लड़का जिसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी और पास में एक डायरी रखी थी, वो दीवार पर नाखून मार रहा था। उसके नाखून बुरी तरह से खराब हो चुके थे। उसने नाखून से कुरेद कर दीवार पर एक चित्र बनाया था जो कि किसी भूत का था। मैं अब नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आखिर वो कौन है और उसकी ये हालत क्यों है, ये सब उसी डायरी में लिखा है। डॉक्टर ने बताया कि एक हादसे के बाद का सदमा वो सहन नहीं कर पाया और दुख की वजह से वो धीरे धीरे कुछ सालों में पागल हो गया। लेकिन उससे पहले उसने सारी आप बीती उस डायरी में लिख दी थी। आइए हम आपको बताते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा है। मेरा नाम अमन है। मैं एक टीनेजर था जब मेरे साथ वो भयानक घटना घटी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसान नहीं कर सकते, या मैं कहूं कि वो इंसान नहीं थे। मेरे लिए भूतों का शिकार करना और भूतिया जगहों पर जाना एक आम बात थी, और मुझे ऐसे रिस्क अच्छे भी लगते थे। मैं और मेरे 2 दोस्त कहीं भयानक जगहों पर जाते थे, केवल भूतों को देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि भूत असली होते हैं या नहीं ये बात का पता लगाने के लिए, और अगर भूत सच में होते हैं तो उनसे मिलकर उनका सामना करने के लिए। लेकिन आज तक भूत कभी हमें नहीं मिले थे। कई बार हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसमें अगर कोई आम इंसान होता तो उससे विश्वास हो जाता कि भूत होते हैं, क्योंकि वो वहां से बिना पूरी घटना को समझे डरकर भाग जाता। पर हम उस घटना की तह तक पहुंचकर उस वहम को तोड़ देते थे। लोगों का जो वहम होता था अंधेरी जगहों पर भूतों को लेकर, हम सब वहम के पीछे छुपी उन सच्चाई को सामने ले आते थे। हम इतनी जगह पर जाते हैं लेकिन कभी एक भी भूत नहीं मिला। हाँ यार, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइव होते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कभी भूत तो मिलते नहीं, मिलता है तो केवल कभी काली बिल्ली या कभी चमगादड़, कभी किसी जानवर की परछाई, या कभी कोई प्रैंक करते हुए भूत की पोशाक पहने हुए कुछ लोग। भाई, भूत रात में मिलते हैं और हम हमेशा सुबह या शाम को जाते हैं,
थोड़े दिलेर बनो और रात में जाना शुरू करो। अरे रात में घर वाले जाने नहीं देंगे। तो फिर अपना शौक खत्म कर दो। मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं जा सकता हूँ। हाँ मुझे भी। ये एक अमन ही डरपोक है। मैं उनके सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने भी जोश जोश में उनको हाँ कह दी। लेकिन अभी तक हमारे जाने की कोई जगह डिसाइड नहीं हुई थी। तभी एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने एक पुरानी जेल के बारे में सुना, जो शहर से 10 किलोमीटर दूर थी। लोग वहां नहीं जाते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि उसमें भूत रहते हैं। तो हमने वहां जाने का प्लान बनाया। 2 दिन बाद जब हम वहां पहुंचे, वहां बाहर बड़ा गेट था जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें तो एक भी होल नहीं है। यार ये जेल है, इसके आर पार नहीं देख सकते। तो अंदर जाना है या बाहर ही रहना है? बिल्कुल जाना है। तो दरवाजा खोलो, ये जाम पड़ा हुआ है। हम तीनों ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। वो दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारे बीच से निकलकर बाहर चले गए। उससे हम थोड़ा और सतर्क हो गए थे। ये जेल लगभग 50 साल पुरानी थी, बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। दीवारें और दरवाजे मिट्टी से काले हो चुके थे। जगह जगह कीड़े मकोड़े और मकड़ियों के जाल थे। तो उस जगह ने हम सबको एक अजीब और डरावना एहसास दिया। एक तेज हवा के झोंके ने हमें हिला दिया और हम उत्साहित थे, लेकिन हमने तब कुछ भी हॉन्टेड नहीं देखा या सुना। तभी मुझे जेल के काफी अंदर कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बाहर बाहर दाएं बाएं और बाएं से दाएं जा रहा था। देखो दीप, हैप्पी, यहाँ कोई है। वो यहाँ वहाँ चल रहा है। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहाँ कोई नहीं चल रहा है, ये केवल तेरा डर है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई है। मुझे अभी भी वो वहाँ दिख रहा है। तभी हैप्पी ने मेरे सिर पर थप्पड़ मारा और मजाक करने लगा। अब बोल, अब दिख रहा है कोई? नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे दिख रहा था। चल चल डरपोक कहीं का, हमें डराने की कोशिश मत कर बेटा। वो दोनों मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। जेल के खौफनाक अंधेरे ने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च चालू किया। हम आधी रात को भूतों की तलाश में एक भूतिया कही जाने वाली जेल में थे। फर्श पर पुराने और बिखरे हुए रिकॉर्ड पड़े थे। दीवारें टूटी फूटी थी, हर जगह टूटा हुआ फर्नीचर, पानी के पाइप लीक हो रहे थे टप टप। और इसके अलावा भी कई तरह की आवाजें जेल से आ रही थी, जो आवाजें सुननी किसी के लिए भी सामान्य नहीं होगी। यार तुमने सोचा कि यहाँ पानी कैसे लीक हो रहा है? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। रहते हैं, यहाँ भूत रहते हैं, इसलिए यहाँ पानी है। I make everyone happy, that's why my name is happy। बात सही है, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो पानी कैसे आया? यार बरसात का पानी भर गया होगा कहीं, तो लीक हो रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता ये बरसात का पानी है। अभी तो कई दिनों से बरसात भी नहीं हुई है। तो बेटा भूतों को भी पानी की जरूरत नहीं होती। ये बात भी सही है। तो आखिर पानी आया कहाँ से? तुम यहाँ भूत देखने आए हो या पानी की तलाशी लेने आए हो? छोड़ो ना, जहाँ से भी आया उससे हमें क्या लेना देना। चलो अब। वो दोनों काफी एक्साइटेड थे, लेकिन मैं नहीं था। मुझे सच में डर लग रहा था और मैं काफी घबराया हुआ भी था। हमने लाइव फीड करना शुरू किया। कोई नहीं देख रहा था, लेकिन हम इसे बाद में YouTube पर पोस्ट करने वाले थे। हमने एक एक कर अलग अलग सेल में एंटर करना शुरू किया। अचानक उस गैलरी से गुजरते हुए मुझे दिखाई दिया 1 सेल में कोई आदमी फांसी पर लटका हुआ है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं उसे देखता रहा, तभी दीप ने मुझे अचानक हिलाया और मैंने जैसे ही दोबारा उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या हुआ अमन, तुम रुक क्यों गए? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ यार, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई फांसी पर लटक रहा था। मैं उसे देख रहा था और जैसे ही तूने मुझे हिलाया वो गायब हो गया। ओह अच्छा, वो मुझसे डरकर भाग गया है ना? क्या अमन, तू भी बच्चों जैसी बात कर देता है। वो यहाँ तेरे आने से पहले सच में था यार, यकीन कर। शाबाश बेटा शाबाश, अच्छी बात है था तो, इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। चलो चलो आगे चलो। जैसे ही हम जेल में आगे जाने लगे, हमने कुछ हलचल या कुछ आहटों को सुना। ऐसा लगा वहां कोई था। क्या तुमने सुनी वो आवाज? हाँ,
मैंने सुनी। लगता है यहाँ कोई है। हाँ, मुझे भी सुनाई दी है। ये उस तरफ से आ रही है, चलो। आगे जाने पर हमें बेसमेंट का रास्ता दिखाई दिया। मैं बहुत डरा हुआ था। शायद प्रकृति मुझे संकेत दे रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने सोचा कि वे लोग डरे हुए क्यों नहीं हैं। दोस्तों सोच लो, मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। हाँ हाँ चलेंगे, बार बार मुझे मत बताओ कि तुम डरे हुए हो। यार, ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। हम पहले भी बहुत सी जगहों पर गए हैं, पर उस जेल में होने पर जैसा महसूस हो रहा था वो कभी लफ्जों में बयां नहीं कर पाऊंगा। हम बेसमेंट में जाने लगे। वहां बहुत भयानक गंध थी। वह काफी डरावनी और अंधेरी जगह थी। नीचे कमरे में एक छोटा बेड था जिस पर छोटे कीड़े थे और खाली गंदी प्लेटें रखी हुई थी। उसमें भी कीड़े चल रहे थे। हमने चारों ओर देखा और हमें एक सिक्योरिटी मॉनिटर मिला। लगता है ये कमरा उनका सिक्योरिटी रूम रहा होगा। उस वक्त भी सिक्योरिटी कैमरा होते थे, बाद में लगवा लिए होंगे। ऑन करके देखे क्या? यहाँ लाइट नहीं है, नहीं चलेंगे। देखने तो दे। हैप्पी ने जैसे ही बटन ऑन किया वो ऑन हो गए। हम सब हैरान हो गए कि ये कैसे संभव था। ये क्या? यहाँ लाइट कैसे है और ये चल कैसे गए? तेरे यार ने ऑन किए हैं। चल गई, देख। चला, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं अब। हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ रहता है। दीप मेरी बात से सहमत था, लेकिन हैप्पी ने तो ना जाने की ठान रखी थी। अचानक हमें अपने पास आने वाले कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कोई हमारी ओर बढ़ रहा था। मैं दरवाजे की ओर वापस चला गया और दरवाजे के पीछे छिप गया। तभी मैंने दरवाजे और दीवार के गैप में से बाहर किसी को तेजी से जाते हुए देखा, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। मेरा दिल बाहर आने लगा। अब बस मुझे वहां से निकलना था। मैं समझ गया कि यहाँ सचमुच भूत रहते हैं। फिर हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और कदमों की आहट बंद हो गई थी। कुछ लोग के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें काफी जोर से हमारे कानों को चीरने लगी। हैप्पी प्लीज तुम चलो, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाहर भूत देखा। अब तो मैं भी जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है। ये सब आवाजें और आहटें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसका सामना हम में से किसी ने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। हैप्पी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस रिकॉर्डिंग पर चिपकी हुई थी। वह पिछली रिकॉर्डिंग चलाने की ट्राई कर रहा था। हमने हमारा कैम रिकॉर्डर वही एक जगह पर रख दिया था। आखिर कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। ये क्या? ये तो लाइव कैमरा चल रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो, आज की डेट है और अभी का टाइम है। और ये देखो, कमरा भी दिखाई दे रहा है जिसमें हम हैं। थोड़ा क्लियर होने दो। धीरे धीरे कैमरा रिकॉर्डिंग क्लियर होने लगी और हमने जो देखा उसने हमें मौत ही दिखा दी थी। हर एरिया में लोग भागते उड़ते दिखाई दे रहे थे और हमारे कमरे में हम तीनों के अलावा 2 आदमी और मौजूद थे। और हमारे कमरे के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा थे और वो सभी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाह रहे थे। अब हैप्पी के भी पसीने छूटने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। मैं जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया और वहां से भागा। मुझे नहीं पता था कि किस दिशा में, लेकिन मैं बस भाग रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी, पर डर से भागते हुए मेरे हाथों से गिर गई और अब मुझे उस अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने हैप्पी की चीख सुनी। मैं और डर गया। मैं रुक गया और महसूस किया कि मैं एक कमरे में था। मैं कदमों की आवाज सुन रहा था, इसलिए मैं छिप गया। जब कदम करीब आए तो मैंने देव की आवाज सुनी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, चुपचाप उसे बुलाया और हम दोनों कमरे में छिप गए। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। मैं मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने दौड़ते समय अपना फोन गिरा दिया था, इसलिए हमने उस जगह से बाहर भागने का फैसला किया। मेरी टॉर्च मुझे वहीं पास में गिरा हुआ मिला, पर अब वो बंद हो चुका था। हम दोनों ने हाथ पकड़ रखे थे। हम जितना हो सके चुपचाप चल रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो। अचानक दीप का हाथ छूट गया। वह चिल्लाया, दूर जाने लगा। किसी ने उसे पकड़ लिया था। मेरी आंखों के सामने कोई उसे खींच ले गया। मैं उसकी आवाज के पीछे गया। वह रास्ता सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहा था। मैंने उस रूम के बाहर से छुपकर जो देखा वह मुझे बहुत सताता है। देव चिल्ला रहा था और उस भूत ने उसको बालों से पकड़ा हुआ था।
उसने इतने जोर से उसके बाल खींचे कि उसके कुछ बाल जड़ से समेत बाहर निकल गए थे। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। उस भूत ने दीप के गले में हाथ डाला और उसकी नसों को बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसके होठों को पकड़कर फाड़ दिया। उसने दीप का सीना चीर कर उसका दिल भी निकाल लिया। फिर वो हैप्पी और दीप के दिल को उठाकर खाने लग गया। मैं मेरे दिमाग से बाहर हो गया था। मुझे लग रहा था मैं भी एक लाश बन गया हूं और मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर धूप पड़ रही है और मैं जिंदा हूं। मैं जल्दी से वहां से बाहर भागा। मैं सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूं और मेरी कहानी यहीं खत्म करता हूं। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की मां ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है, उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है? उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है, वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे। लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए एक गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी?
वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वह औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहां, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है, खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहां ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहां कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सिनहरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया। पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कहीं जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है। उसे अपनी टांगों पर 2 भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव, तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा उसे कुर्सी और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से।
हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया। हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी। मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की। ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी, तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए। तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज हमें जाने दो। हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी, वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें जाने दीजिए। वे आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने।